हाँ जी दोस्तों, अब हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं AS21 के अंदर। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS21 हम यहाँ पे ICM मॉड्यूल डिस्कस कर रहे थे। आपके पास में लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 को कंप्लीट किया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर ये रहा हमारा 5 और इलस्ट्रेशन नंबर अब 6 पे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा किसी को कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पे तो इनको बता दें कि सर प्लेलिस्ट बना रखी है सारे के सारे वीडियोज़ के लिए। तो अगर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे सारे वीडियोस जितने भी हम चैप्टर प्रोवाइड करते हैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके पास में। ठीक है, तो वहाँ जाके आप जो है कोई भी और इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो डायरेक्ट ओपन करिए, आपके पास में सोल्यूशन आपके पास। ठीक है, चलिए जल्दी से अब हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 6 को देख लेते हैं, क्या चीज़ें गिवन है और किस तरीके से इसका सोल्यूशन बन सकता है। ठीक है, चलिए कहते हैं ए लिमिटेड करके कोई कंपनी है, एक्वायर करते हैं 60% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। 60% परचेज कर लिया, सीधी सी बात है। ए लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी बन गई और बी लिमिटेड जो है सब्सिडरी बन गई। ठीक है सर, आगे वो कहते हैं कि परचेज जो किया है उसमें कहता है एक शेयर 20 रुपये के हिसाब से परचेज किया है। ठीक है सर, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपको जानना है तो सिंपल सा एक तरीका होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए। ठीक है, जितना ये 60% टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए, इसका 60% करोगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे, इंटू 20 करोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ये तो सिंपल सा पॉइंट था, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं। आगे देखते हैं, कहते हैं कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन है बी लिमिटेड की। ठीक है, देखते हैं। कहते हैं कि बी लिमिटेड में टोटल जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 10 लाख शेयर्स वाली है, 10 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास में 1 करोड़ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इतना सा बोला तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ऊपर मैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल ही लेता हूँ। ठीक है, वही चीज़ जो मैंने डिस्कस करी कि टोटल 10 लाख इक्विटी शेयर्स है, 60% करूँगा तो आपके पास में कितना मिल जाएगा सर, क्या मिल जाएगा सर, जो ए लिमिटेड ने एक्वायर कर लिए वो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे आपके पास में। तो कहते हैं 10 लाख इंटू आपके पास 60%, तो यहाँ पे 6 लाख शेयर्स आपके पास में आ गए। 6 लाख शेयर्स आपके पास में आ जाते हैं। 6 लाख शेयर्स आपने परचेज़ कर लिए, ए लिमिटेड ने परचेज़ कर लिए बी लिमिटेड के। मतलब कि ए लिमिटेड क्या बन गई सर, होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड क्या बन गई सर, सब्सिडरी कंपनी। अब ए लिमिटेड ने जो ये 6 लाख शेयर्स परचेज़ करे हैं वो 20 रुपये के हिसाब से परचेज़ करे हैं, तो इंटू 20 करोगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा कि कितनी कॉस्ट पे आपने परचेज़ करा है। परचेज़ कॉस्ट क्या है आपकी, कहते हैं 6 लाख इंटू 20, ये आपके पास में आ जाएगा 120 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख बोले, दोनों चीज़ें तो एक ही है, तो 120 लाख रुपीज़। ठीक है, 120 लैक्स आपके पास में आ जाता है। अच्छा आगे पढ़ते हैं, अब क्या क्वेश्चन में गिवन है, कहता है कि 10% डिबेंचर्स है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड पेबल है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपी आपके पास में, इन्वेस्टमेंट है, करंट असेट है और लोन एंड एडवांसेस आपके पास में गिवन है। इसके बाद कहते हैं ऑन आपके पास में सेम डे, सेम डे का मतलब सर जब एक्वाजिशन किया उस दिन की बात करें, उसी दिन कहता है बी लिमिटेड ने एक डिविडेंड डिक्लेरेशन कर दिया। ठीक है सर, तो उसी दिन को मतलब कि ये आपके पास में क्या कहा जाएगा सर, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हमने कहा था सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपके पास में पढ़ के आते ऑलरेडी, कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर के अंदर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ के आते कि अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो वो पीएनएल में नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस होता है आपके पास में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 120, उसमें से आप माइनस कर देंगे, कॉस्ट को कम करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे कहता है कि सर डिक्लेरेशन कितना किया, वो कैलकुलेशन कर लेते, कहते हैं 20% डिक्लेयर किया। और सर जी एफएम के अंदर वैसे भी पढ़ते हैं अपने, खास करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि डिविडेंड जो होता है वो ऑलवेज फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो बताइए मुझे ज़रा कैपिटल का अमाउंट कितना है, फेस वैल्यू अमाउंट 1 करोड़, इसका 20% कर दोगे तो डिविडेंड का टोटल अमाउंट आ जाएगा कि बी लिमिटेड ने टोटल डिविडेंड कितना बांटा है। ठीक है सर, तो जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आपके पास में कैलकुलेशन इसकी आ जाएगी। कितना है सर, 1 करोड़ है, मतलब कि 100 लाख रुपीज़, 100 लैक्स आपके पास में, इंटू 20% कर देंगे तो 100 इंटू 20% आपके पास में, तो 20 लाख रुपीज़ का टोटल डिविडेंड बांटा गया है बी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, 20 लाख रुपीज़ का आपके पास में टोटल डिविडेंड बांटा गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या 20 लाख रुपीज़ का पूरा डिविडेंड ए लिमिटेड को मिल जाएगा, आंसर इज नो। बी लिमिटेड ने पूरा 20 लाख रुपीज़ का डिविडेंड बांटा है, ठीक है, लेकिन ए लिमिटेड का शेयर कितना है, उतना ही डिविडेंड मिलेगा उसको।
कहता है 60% शेयर है टोटल का, ठीक है। तो ये जो 100% है उसका 60% ए लिमिटेड को मिलने वाला है, ठीक है। 60% ही आपके पास में किसको है सर, 60% ही आपके पास में ए लिमिटेड के पास है। तो 60% करेंगे ए लिमिटेड को मिलेगा, बाकी का तो दूसरे जो शेयर होल्डर होंगे उनको मिलेगा। क्या बात क्लियर हो रही है? तो 20 का 60% करूँगा तो 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपीज़ जो है एज एन डिविडेंड किसको रिसीव हुआ सर, आपके पास में ए लिमिटेड को। अच्छा, ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो ए लिमिटेड इसकी ट्रीटमेंट क्या करेगा, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस कर देगा। क्या पीएनएल में भेज सकता है? आंसर इज नो। ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, ये पीएनएल में नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस करेंगे, ठीक है। आगे कहता है कि सर आपके पास में, ओके ये आपके पास में क्लियर है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर बी डेप्रिशिएटेड, आपके पास में डेप्रिशिएट कर दिया है 10% के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, ठीक है सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेप्रिशिएशन हुई है तो उसकी भी ट्रीटमेंट देखनी पड़ेगी। एंड कहता है एंड इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एट मार्केट वैल्यू ऑफ 60 लाख, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट है कितने का सर, 45 का, ठीक है। 45 का जो दिख रहा है, कहता है कि सर इसको 45 अब लेना नहीं है, तो क्या करना है सर, इसको 45 की जगह कितना लेना है, इसने खुद कहा है 60 लाख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसको रीवैल्यूएशन करा गया। तो कहते हैं 60 लाख रुपीज़ आपको लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कैलकुलेट करिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपके पास में, ठीक है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कहाँ से मिलता है आपको याद होना चाहिए, कहाँ से मिलता है सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो लिखते हैं आप, बेसिकली पिछले क्वेश्चन में भी लिखवाया था, ये आपने कैलकुलेट किया था। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की जो कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूला क्या है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस का परसेंटेज पार्ट, ठीक है। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन तो सिंपल सा, ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, सॉल्यूशन इसी के ही सॉल्यूशन से समझ लेते, अगर अच्छे से किया है तो सॉल्यूशन इन लोगों ने। अब यही दिक्कत रहती है इन लोगों की कि ये सही से सॉल्यूशन फॉर्मेट वाइज करते नहीं है, वर्किंग नोट में अच्छे से दिखा देते तो क्या हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझ लेते क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 5 तो वैसा ही था, हम समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार आ जाइए, यहाँ पे कहता हूँ सर जो जो चीज़ें कहता हूँ वो तो आप हाईलाइट करिए, कुछ चीज़ें लिखवानी पड़ी तो लिखवा दूंगा। कहते हैं कि सर सबसे पहले तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व पूछा है तो सबसे पहले फॉर्मेट पुट करेंगे। फॉर्मेट क्या है सर, आपके पास में वही जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, ठीक है, जिसमें से माइनस करेंगे क्या, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का जो होल्डिंग पार्ट है उतना परसेंटेज मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे 60% है तो इंटू 60% करेंगे। और ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस किसका लेना है सर, ऑलवेज सब्सिडरी का लेना है, होल्डिंग का नहीं चाहिए, ठीक है सर। तो आपके पास में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देते। इन लोगों ने थोड़ा सा फॉर्मेट मेंटेन नहीं करा, अपने तरीके से ही सॉल्यूशन करते रहते, अपने जो है फॉर्मेट के हिसाब से ही करेंगे। इलस्ट्रेशन 5 में भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, अगर इलस्ट्रेशन 5 का भी सॉल्यूशन देखो तो उन लोगों ने भी वैसे ही कैलकुलेशन करी जैसे इलस्ट्रेशन 6 में करी। लेकिन ध्यान रहे सर, अपने कैलकुलेशन इस तरीके से ही करेंगे और जो भी वर्किंग होती है वर्किंग नोट में दिखाओ, ठीक है। ये तो एज इट इज़ फॉर्मेट रखो और जो भी वर्किंग करना है वर्किंग नोट में दिखाया करिए, ठीक है, तो प्रॉपर समझ आएगा आपके पास में, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने लास्ट में ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक कैलकुलेशन तो बता चुका हूँ, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 120 लाख, ये रहा। उसके बाद सर डिविडेंड की बात थी, डिविडेंड में मैंने ऑलरेडी कहा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करना पीएनएल में ही जाता है, ठीक है, पीएनएल में नहीं जाता है आपके पास में, तो ये माइनस करके आंसर निकाल लिया। ये आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एज पर फॉर्मेट अब क्या करना है सर, इसमें से माइनस करना है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस का 60% पार्ट। लेकिन मैं देख रहा हूँ सर इन लोगों ने शेयर कैपिटल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस की कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके कुछ गिवन है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है सर कि अगर वो चीज़ नहीं गिवन है तो निकालेंगे कैसे। तो वही चीज़ जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में करा था, क्या सर, वही फॉर्मेट जो हमने एक टेबल टी फॉर्म में हमने जो है समझा के किया था बैलेंस शीट। सर कैसे सर, आपके पास में बैलेंस शीट होती है ऐसी, ठीक है, नॉर्मल बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में। कहता है इस साइड क्या होता है सर, टोटल एसेट, ठीक है, इस साइड क्या होता है, टोटल लाइबिलिटी। कहते हैं कि सर टोटल एसेट क्वेश्चन में गिवन रहता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ऐसा ही सेम क्वेश्चन होगा कि टोटल एसेट क्वेश्चन में दिया जाएगा। इसके बाद कहता है कि यहाँ पे करंट लाइबिलिटी वगैरह दिए होंगे, ठीक है, ये आपको बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेना। ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा क्या, सीधी सी बात है सर, ये बैलेंसिंग फिगर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस निकलेगा। तो यही तो अपने को चाहिए, यही तो चाहिए। इसका 60% कर दूंगा, डायरेक्ट आंसर आपके पास में क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ना दे, तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ता है।
तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है आपके पास में, वही चीज़ यहाँ पे भी मार्क करवाते चलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे असेट साइड, सबसे पहले क्या दिया है, डिबेंचर्स आपके पास में। डिबेंचर्स जो है वो लाइबिलिटी, असेट की सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, या फिर सारी चीज़ें ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, टोटल असेट लेंगे, इसमें से ये पार्ट माइनस कर देंगे, टोटल असेट में से ये पार्ट माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो टोटल असेट उसमें से माइनस करेंगे लाइबिलिटी, ठीक है, जितनी भी लाइबिलिटी माइनस करनी है बेसिकली। तो ये चीज़ समझ ली, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए 10% डिबेंचर है, लाइबिलिटी है, माइनस करेंगे। ओके सर, कहीं पे भी आप जो है ये फॉर्मेट वर्किंग नोट में प्रिपेयर करते चलिए, लेस करना है, ठीक है। टोटल असेट में से ये सारी की सारी लाइबिलिटी माइनस करेंगे। ओके, तो 10 लाख सबसे पहले लेस करने के लिए रख दिया आपने। ओके, इसके बाद कहता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी एक तरीके की लाइबिलिटी लेस करेंगे आपके पास में, तो ट्रेड पेबल 55 लाख रुपीज़ लेस करेंगे टोटल असेट में से। टोटल असेट मिल जाए, काम खत्म। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक ज़रा रुक जाना, कहता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो असेट की वैल्यू दिख रही है आपके पास में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो असेट की वैल्यू दिख रही है वो सही नहीं है कह रहा है। तो क्या दिक्कत है, कहता है 10% डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करना रह गया है सर, ठीक है। तो 70 लाख माइनस 10% कर देंगे, आपके पास में 63,000 आ जाएगा रियल वैल्यू, ठीक है सर। इसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट की क्या है सर, 45 लाख था, लेकिन क्लियरली बता रखा है कि सर 45 नहीं लेंगे, इसका रिवैल्यूएशन वगैरह किया होगा जो भी है मार्केट वैल्यू वगैरह, तो कहते हैं 60 लाख रुपीज़ अमाउंट है, तो 60 लाख लेना, ठीक है सर, 60 लाख ले लिया। इसके बाद करंट असेट में कोई चेंजेस करा है नहीं, तो फिर वही ले लो सर, 68 लाख आपके पास में। इसके बाद लोन एंड एडवांसेस में कुछ कहा है, आंसर इज नो। लोन एंड एडवांसेस असेट आपके पास में होता है, ठीक है, सिर्फ लोन नहीं है, लोन एंड एडवांसेस आपके पास में, तो असेट साइड आपके पास में, ठीक है। तो टोटल असेट आपको मिल गई, टोटल असेट कितनी है उसका टोटल लगा लो, इसमें से जो हमने 2 लाइबिलिटी देखी वो माइनस कर दो। तो अब ये जो अमाउंट आया होगा, ये अमाउंट आपके पास में जो बैलेंसिंग फिगर वो क्या आया सर, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या होगा सर, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। तो इसी की तो हमें ज़रूरत थी, इसका 60% कर दोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, इसका 60% कर दोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। और जैसे ही ये मिल गई, आप माइनस करके गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाल लीजिए, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। तो कहते हैं सर आपके पास में जो भी आपने सॉल्यूशन किया कितना आया आंसर, 148 लाख, इसका 60% कर दो, तो 148 इंटू 60% आपके पास में 88 लाख 80,000। ये कहाँ से माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे और देखेंगे प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है आंसर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर, 108 लाख रुपीज़, 108 लाख रुपीज़, जिसमें से ये माइनस करेंगे आपके पास में। तो अगर प्लस में आंसर आया, ठीक है, तो आपके पास में गुडविल है, और माइनस में आंसर आया तो कैपिटल रिजर्व है। तो कहते हैं सर आपके पास में 108 लाख क्या है सर, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से हम माइनस करते हैं ये 60% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है सर। ये कितना है, कहता है कि सर ये 88 लाख 80,000 है, मतलब कि 88.8 लाख आपके पास में कर देता हूँ। ये माइनस करेंगे और चीज़ें देखिए, माइनस में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व, और ये आंसर प्लस में आ रहा है तो गुडविल है। तो देखिए ज़रा 108 माइनस 88.8, तो ये आपके पास में 19.2 लाख आ रहा है, इसका मतलब ये प्लस में आ रहा है, ये गुडविल है, ये गुडविल आपके पास में। तो यहाँ पे आप देखिए गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 19,20,000, ये आंसर क्लियर। तो ये छोटा सा इलस्ट्रेशन था, कंप्लीट हो जाता है आपके पास में। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 7।